नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर उतरे, वो अपने आप में एक नया काम था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री वायुसेना के विमान से उतरे वहां पर, कार्गो प्लेन से, और उतरने के बाद उन्होंने जो भाषण दिया वो एक सरकारी कार्यक्रम से ज़्यादा का भाषण था। उसको चुनावी भाषण आप मान सकते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या ठीक उसी तरीके से रास्ता तैयार कर पाएगा जैसा कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी सोच रही है? एक बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि क्या विकास के नाम पे या एक्सप्रेसवे बनाकर अकेले वोट पाए जा सकते हैं, या कोई और दूसरी तिकड़म की ज़रूरत होती है? ये एक बड़ा सवाल है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक सियासी घमासान भी मचा हुआ है। सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है, इस सवाल का आज हम सवाल इंडिया के में जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा सवाल है हमारा कि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सरकारी कार्यक्रम है या राजनीतिक रैली है। आप सबको देखना होगा कि अभी चुनाव की आचार संहिता लागू नहीं हुई है। जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो एक सरकारी कार्यक्रम के तौर पर दिखाए जाते हैं, लेकिन उनमें जो अंडर करंट है या जो बोलने का लहजा है वो पूरा का पूरा चुनावी है। तो बड़ा सवाल है कि आपके हमारे पैसे पर क्या राजनीतिक दल और खास करके बीजेपी चुनावी कार्यक्रम कर रही है, और पैसा जो है सरकारी खजाने से भरा जा रहा है। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान हैं। ब्रजेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शरद प्रधान हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। शरद जी, सबसे पहले आपसे सवाल, आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से फाइटर प्लेन भी उतरे, आज आपने देखा होगा किस तरीके से वायुसेना के विमान से प्रधानमंत्री भी उतरे। तो और जो भाषण था वो सियासी ज़्यादा था। तो आप अपनी टिप्पणी दें पहले, और फिर उसके बाद मैं ब्रजेश शुक्ला जी से भी उनकी टिप्पणी लूंगा, फिर हमारे सवाल जवाब होंगे। देखिए, जहाँ तक इसका सवाल है कि प्रधानमंत्री द्वारा वायुसेना का जहाज इस्तेमाल करके इस तरह की एक्टिविटी करी गई है, तो ये प्रक्रिया नई नहीं है। ठीक है, आपका कहना कि ये वैसे देखा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो गलत है, लेकिन ये चली आ रही है प्रथा, एक पहले से चली आ रही है, और सरकारें भी इस तरह करती रही हैं कि भरपूर इस्तेमाल होता है ऑफिशियल मशीनरी का, ऑफिशियल पोजीशन का, किसी भी इस तरीके के राजनीतिक कार्यक्रम के लिए। और भाषण तो क्लियर कट राजनीतिक था, उसमें कोई शक ही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने अपील करी और ये बताने का प्रयास किया, और किस तरह योगी आदित्यनाथ को ये दर्शाने के लिए कि इनसे ज्यादा विकास पुरुष कोई नहीं है, प्रधानमंत्री भी उसमें लग गए। और योगी आदित्यनाथ के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट्स इन कोट्स, मतलब उनका कहना है अचीवमेंट है ये बहुत बड़ा। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक्सप्रेसवे अभी कंप्लीशन से बहुत दूर है। तो ये जो हाफ ट्रूथ है, अर्ध सत्य है, अच्छा, ये इस चीज के बारे में कुछ होना चाहिए। क्योंकि ये कहना कि साहब हमने उठा के बना दिया, इनॉग्रेट कर दिया, बन गया, इनॉग्रेशन अलग चीज है, लेकिन क्या ये कल खोल सकते हैं जनता के लिए? ये सवाल पूछने वाला है, क्योंकि ये नहीं खोल सकते हैं। वहां पे जो सबसे बड़ी, जो किसी भी एक्सप्रेसवे में जो एक बाइंडिंग है, वो दोनों तरफ से एक्सेस नहीं होनी चाहिए, और एक्सेस रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगती है, बाकायदा स्टील की बड़ी तगड़ी बैरिकेडिंग लगती है, जो कि कंप्लीट नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से 50% बाकी है बैरिकेडिंग। उसके अलावा जो कनेक्टिंग रोड्स होती हैं एक्सप्रेसवे से जो विभिन्न शहरों को जा रही, जिनको ये बता रहे हैं कि जहां भरपूर विकास हो जाएगा इसको लेकर के, वो भी कंप्लीट नहीं है। सिवाय एक कनेक्टिंग रोड के, बाकी कनेक्टिंग रोड्स अभी नहीं बनी है। तो अगर आप लखनऊ से चढ़ेंगे तो सीधे गाजीपुर उतरेंगे। तो ये कहना कि, और हड़बड़ में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव पास में है, बड़ा स्पष्ट है। और बट मेरा मानना ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसी तरीके से करती है और ये क्लेम करती है, इसलिए ये प्रथा बन गई है, और इसको एक ठप्पा लग गया है इसके ऊपर जायज होने का। जहां तक पब्लिक मनी का, टैक्स पेयर्स मनी का सवाल है, यस बिल्कुल ये चीज गलत है, लेकिन ऐसे ही होता है। और एयरफोर्स के जहाज का जो वो किया गया है, ये कोई पहला एक्सप्रेसवे नहीं है जहां पे एयरफोर्स के फाइटर प्लेन लैंड कर रहे हैं या टेक ऑफ कर रहे हैं। ये एक गवर्नमेंट की ही बनाई गई प्रक्रिया है कि जो भी नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उनमें फाइटर प्लेन्स के लिए इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इस तरह के स्ट्रेच बनाए जाते हैं 3 से 5 किलोमीटर के, जहां पे इससे जहाज उतर सके या जा सके, इसलिए बनाया गया है। तो ये शोकेस करना कि जैसे कोई पहली बार करे, अखिलेश के जमाने में भी जो एक्सप्रेसवे बना था, जो बहुत ही वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है लखनऊ से आगरा का, लेकिन वो कंप्लीट हो गया था तब इनॉग्रेट हुआ। बहरहाल, तो इनका ये जो इनकम्प्लीट एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट करके ये दर्शाना कि कंप्लीटेड एक्सप्रेसवे है, ये गलत लगता है। अगर आप ये भी कह दें कि साहब कंप्लीट होने वाला है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नेताओं को शौक रहता है कुछ
जो एक्चुअल स्थिति है उससे कहीं आगे बढ़ा चढ़ा के बताने की। तो उसमें अगर सच बताएं तो वो ज्यादा कन्विंसिंग होगा, क्योंकि जब आप अर्ध सत्य बोलते हैं तो उसमें शक होने लगता है कि बाकी चीजें भी आपकी कैसी हो रही कि नहीं हो रही। बिल्कुल। ब्रिजेश जी, हमारे साथी अखिलेश शर्मा थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मायावती ने एक्सप्रेसवे बनवाया था, अखिलेश यादव ने भी एक्सप्रेसवे बनवाया था, तो किसी पार्टी को ये सोच लेना कि यूपी की जनता एक्सप्रेसवे से तालियां देगी, तो तालियां तो वो बजा सकती है, उनका इस्तेमाल भी कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि वोट के वक्त में वो और भी बहुत सारी चीजों को देखे। तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपने अच्छी सड़क बना दी तो आप सत्ता में लौट के आ सकते हैं। आप ये हालांकि इन दो मुख्यमंत्रियों के साथ हो चुका है, लेकिन आदित्यनाथ योगी शायद इस प्रथा को बदलने की कोशिश करें। वो तो वैसे नोएडा भी गए थे, तो उन्होंने प्रथा को बदलने का काम किया था। देखिए, इसके पहले भी इस तरह के काम होते रहे हैं। मायावती को भी ये उम्मीद थी कि यमुना एक्सप्रेसवे बना करके उनको काफी सफलता मिलेगी, और जो आगरा एक्सप्रेसवे बना उस पर काफी अभी भी वो अखिलेश यादव उसकी चर्चा करते हैं। उन्हें लगता है कि जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन हम जमीनी हकीकत को भूल जाते हैं। केवल एक्सप्रेसवे, वास्तव में जनता का मूड अलग है। केवल एक्सप्रेसवे या अन्य जो सार्वजनिक जो विकास की योजनाएं हैं, केवल अब चुनाव में वो असर उतना नहीं करती हैं। आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या सरकार ने दिया, क्या नहीं दिया, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, ये तमाम मुद्दे जुड़ करके सारा कुछ तैयार होता है चुनावी वातावरण, और वही जो है वो निर्णय करता है जाकर के। तो तमाम मुद्दे जब मिलते हैं तब चुनावी हवा बनती है। चुनाव वो प्रतिपक्ष में बने या विपक्ष या समर्थन में बने। तो ये मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई एकदम से ये एक कारक हो सकता है। एक्सप्रेसवे इसलिए कारक ज्यादा हो सकता है यहां पर कि पूर्वांचल का विकास कभी नहीं हुआ है। क्यों अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैंने शुरू किया था? सारा विकास या तो पश्चिम में हुआ या थोड़ा बहुत मध्य में हुआ। पूर्वांचल जो है विकास की राह जोड़ता रहा। पहली बार उन्हें कोई बड़ी चीज मिलने जा रही है, इसको लेकर युद्ध है, लेकिन ये मिली है, बड़ी है। इसको लेकर के जो लोग धक्के खाते थे, बहुत लंबी यात्रा करते थे, खराब सड़कें, उससे निजात मिलेगी। लेकिन केवल इसे ही चुनाव का ये मान लिया जाए कि चुनाव कोई पलट जाएगा या चुनाव में सफलता मिल जाएगी या किसी को असफलता मिल जाएगी, मैं इसके लिए इससे सहमत नहीं हूं। बिल्कुल शरद जी, चुनावी माहौल है जी, बिल्कुल चुनावी माहौल में आपसे जी आप जोड़ दीजिए। मुझे बस आपसे ये भी समझना था कि चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल आप देख रहे हैं, वहां पे किसानों का जाट जो है वो एक साथ हो गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हम वैसे चुनावी भविष्यवाणी करने में यकीन नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे एक कोई आहट दिखाई दे रही है। तो शायद पूर्वांचल में बीजेपी अपना गढ़ नहीं छोड़ना चाहती, और कैसे भी करके उस गढ़ को बचा के अगर रखती है तो शायद वो जो चुनावी उलटफेर की आशंका हो सकती है उस पर कुछ काबू पा पाए। बिल्कुल आपने सही कहा। ये चीज भी मैं खुद भी कहना चाह रहा था कि ये जो एकदम से फोकस हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो खैर बन रहा है पिछले लगभग 4 साल से, पौने 4 साल से बन रहा है। और ये फोकस इनका इस तरफ इसलिए भी है, आज की डेट में जो जल्दी इसको पड़ी थी इनको इसको इनॉग्रेशन करने की, उसके पीछे राजनीतिक कारण यही था जो आपने कहा। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में, क्योंकि 2014 में 13 के दंगों की वजह से वहां हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट हो गया था, जाटों की बड़ी संख्या है और बाकी भी सब अलग, क्योंकि ये विभाजन हो गया था कम्युनल, उस वजह से बड़ा इजी हो गया था हिंदू कंसोलिडेशन और पोलराइजेशन के जरिए से पश्चिम में बीजेपी को बड़ी भारी कामयाबी मिलती रही पिछले 3 चुनाव में, संसद और विधानसभा दोनों में। और उसके बाद आज की डेट में इसलिए इनका फोकस इस तरफ है कि कम से कम जो लॉस हो वेस्टर्न यूपी में वो यहां से पूरा हो जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज जो बताना चाह रहा था, एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो वादे किए जाते हैं इसके नाम पे कि एक्सप्रेसवे बनेगा तो विकास की लहर दौड़ पड़ेगी उस सड़क पे, ये इसी से प्रूव हो जाती है बात गलत कि जो अखिलेश का एक्सप्रेसवे था जो बहुत बढ़िया बना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस 300 किलोमीटर के स्ट्रेच पे आज तक पिछले 5 वर्षों में कोई इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई है।
तो ये कह देना कि साहब पर एक्सप्रेसवे बनते ही बिल्कुल विकास की लहर दौड़ जाएगी पूर्वांचल में, मुझे नहीं दिखता। ये वादे हैं, चुनाव में वादे करने का सबको अधिकार है, और ये किसानों को तो फायदा मिलेगा, देखिए फायदा किसानों को फायदा मिलेगा, एक्सेस बढ़ेगी। एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, देखिए एक्सप्रेसवेज पे सिर्फ पैसे वाले लोग चल सकते हैं, किसान के लिए चलना आसान नहीं होता है क्योंकि टैरिफ इतना ज्यादा होता है। आज आप देख लीजिए लखनऊ से आगरा का जो एक्सप्रेसवे है उस पर ट्रैफिक इतना कम चलता है कि आप सोच नहीं सकते, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी तक नहीं हो पाई है क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा है। लखनऊ से आपको दिल्ली जाना तो 1000 रुपए का टैरिफ लगता है, जो ऑर्डिनरी आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये भी डिपेंड करेगा अगर ये सरकार, लेकिन सामान ढोने के लिए तो इसका इस्तेमाल होगा शरद जी, इसमें देखिए सामान ढोने के लिए इस्तेमाल तो होगा, लेकिन कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे, आगरा का भी इस्तेमाल होता है। मेरा ब्रिजेश जी आपसे भी समझना था कि चुनी हुई सरकारों को वैसे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए शरद जी, ब्रिजेश जी भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखें कि उन्होंने काम किया है। मतलब आदित्यनाथ योगी ने, भले किसी ने इसकी शुरुआत शिलान्यास किया हो, लेकिन इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कम विवादों के साथ ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। जबकि मायावती का उदाहरण आप सबको पता होगा, याद होगा कि किस तरीके के विवाद उठे थे जब उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाने की शुरुआत की थी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास की जो गाथा है वो चलती रहनी चाहिए, और यदि नहीं चलेगी तो फिर हम इसी राजनीतिक उलझन में पड़े रहेंगे। कोई बनाए, अखिलेश ने बनाया, आज उसका फायदा इतना मिल रहा है कि लोग जो लखनऊ ये सोच के लखनऊ से जाते थे दिल्ली कि कल ही लौटना होगा, वो सुबह जाते हैं और शाम को 8 बजे तक वापस लखनऊ चले आते हैं। क्या ये उपलब्धि कम है? ये बड़ी उपलब्धि है। यही चीज पूर्वांचल के लिए है। पूर्वांचल में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे आपको अयोध्या जाना मुश्किल था, आपको अकबरपुर जाना मुश्किल था, गाजीपुर तो बहुत दूर की बात है। आप तो इसका बहुत बड़ा लोगों को लाभ होगा, पूरे समाज को लाभ होगा। और जो यदि आगे सरकार अच्छे ढंग से योजनाएं तैयार करे तो किसान बहुत लेट आता था यहाँ पर और रास्ते भी सड़ जाता था, वो दिल्ली पहुंच सकता है। वो कल्पना नहीं कर सकते थे कभी दिल्ली भेजने की। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि गाजीपुर की सब्जी दिल्ली पहुंच जाएगी? लेकिन यदि शुरू हो गया तो मैं कहता हूं कि ये सुबह चलेगा, दोपहर के बाद तक ये पहुंच जाएगी सब्जी वहां पर, और लोगों को उचित। तो मुझे लगता है ब्रिजेश जी का आपसे थोड़ी सी अलग राय है, और मैं भी इस बात से थोड़ा सा अलग राय रखता हूं कि अगर गाजीपुर की मंडी का इस्तेमाल किसी को करना है तो लखनऊ तक सामान भेजना आसान क्यों नहीं हो जाएगा? मुझे अगर आप इससे मैं कोई और दूसरा तथ्य पेश करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। देखिए लखनऊ तक, कि अगर गाजीपुर की मंडी तक तो ठीक है, लेकिन दिल्ली का सोचना बहुत ज्यादा दूर की सोचना है, क्योंकि दिल्ली पहुंचने में अगर फास्टेस्ट स्पीड पे भी चलेगा तो 11 से 12 घंटे लगेंगे गाजीपुर से दिल्ली, अभी भी इस एक्सप्रेसवे, तीनों एक्सप्रेसवेज पे मिलाते हुए। ठीक है, तो ये सोचता ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन यस लखनऊ पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां से यहाँ तक। लेकिन कितना उसका लखनऊ में मार्केट होगा, वो प्रेफर करेगा बनारस में बेचना या लखनऊ में बेचना, इस पे डिपेंड करेगा। देखिए प्रैक्टिकल चीजें और थियोरेटिकल बातों में बड़ा फर्क है। ये इसमें हमें कोई शक नहीं है कि विकास होता है इससे, लेकिन सरकार को ये जरूरी है करना कि अगर वो वाकई में जनता का भला करना चाहती है तो इसका जो टोल टैक्स है वो कम रखे, जो कि आम आदमी अफोर्ड कर सके। और यही नहीं होता है, उसकी रिकवरी के जल्दी के चक्कर में जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ज्यादा रेट रख देती है, भूल करके इस बात को कि इस पे आम लोगों को भी चलना है। और एक्सप्रेसवेज का ये जो मायावती वाली बात आपने कही थी, उस पर भी मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं कि ये बात सही है कि मायावती ने ही कंसेप्चुअलाइज किया था यहाँ पे एक्सप्रेसवेज का डेवलपमेंट। और एक गंगा एक्सप्रेसवे प्लान हुआ था जो आजकल नए नाम से कुछ और बनने जा रहा है, वो बलिया से लेके नोएडा तक का प्लान किया था उन्होंने, लेकिन उसको फाइनली क्लियरेंस 1000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था जो जेपी इंडस्ट्रीज को दे दिया गया था, 40,000 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसका पत्थर आज भी बलिया में लगा हुआ है नदी के किनारे, वो चीज जो है वो नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली से आगरा तक का बनाया एक्सप्रेसवे, जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। फिर अखिलेश ने ये वाला बनाया, और इसमें अखिलेश ने, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पत्थर रखा था, लेकिन हाँ लैंड एक्विजिशन
करीब 30-32-33% उनके टाइम में हो गया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। लेकिन देखिए श्रेय तो उसी को मिलता है जो कंप्लीट करता है, तो ये इसमें कोई वो नहीं है। अखिलेश को बजाय अपने एक्सप्रेसवे की अच्छाइयां बताने के इसकी कमियां बताने में लगे हुए हैं, उससे मुझे लगता नहीं कोई राजनीतिक लाभ होने वाला होता है। कमियां हैं इसमें, कोई शक नहीं। बिल्कुल। अब और आप इस समय बिल्कुल शरद जी और ब्रजेश जी आप हमारे साथ बने रहे। इस समय हम तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं, वो वायुसेना के जिस विमान से आए थे अब उसी से वापस भी जा रहे हैं। आप ऐसा देश में शायद पहली बार हो रहा होगा कि सड़क पर विमान उतरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वायुसेना का। ठीक है, शरद जी जिस तरीके से कह रहे थे कि पहले भी इस तरीके से अब तो सेना ने कहा होगा, वायुसेना ने कहा होगा और बाकी के जो सुरक्षा व्यवस्था है उन्होंने भी कहा होगा कि हमें हमेशा तैयार रहना होगा, तो हमारे हाईवेज उस तरीके से होने चाहिए। तो इसके लिए इसकी नज़र से अब हमारे जो हाईवेज हैं या एक्सप्रेसवेज हैं उनको इस तरीके से तैयार किया जा रहा है जहां पर लड़ाकू विमान भी उतर सकें अगर युद्ध की स्थिति होती है या कोई भी इमरजेंसी की स्थिति होती है उसमें। तो अभी प्रधानमंत्री को आप जाते हुए देख रहे हैं। मैं शरद जी आपसे समझना ये चाह रहा था कि पूर्वांचल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि वो अरसे तक इग्नोर या उसकी नजरअंदाज किया गया है वो। तो ये क्या वजह हुई कि इस बात को पिछली सरकारें इतना नहीं समझ पाई, और अगर बीजेपी इसको बहुत फोकस के साथ पूर्वांचल पर जोर देना चाहती है तो एक तो हकीकत बता दीजिए कि क्या सचमुच में हकीकत जैसा कुछ हो रहा है, पूर्वांचल का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी वहां से चुन के आए हैं बतौर लोकसभा सांसद। और दूसरा ये भी कि हकीकत और दावों में फर्क कितना है, और ये कि पिछली सरकारें इसको नजरअंदाज क्यों करती रही। उनको भी तो पता होगा कि ये एक कंसोलिडेट पट्टी है जहां पर वो अपना राजनीतिक विस्तार कर सकते हैं या उसको हमेशा इस्तेमाल करते रह सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री को बखूबी ये चीज मालूम है कि पिछली सरकारों का जब वो जिक्र कर रहे हैं तो उनकी पार्टी की भी सरकारें रही हैं यहाँ पे, और अगर उन्होंने भी उसी तरह से निगलेक्ट किया तो वो भी इक्वली उतना ही जिम्मेदार है जितना कि कांग्रेस या अन्य पार्टीज रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ईस्टर्न यूपी काफी निगलेक्टेड रहा है। किन्हीं कारण शायद इस वजह से क्योंकि बड़ा आसान था वहां के लोगों को मैं कहूंगा कि वोट के नाम पे जो है लुभाने का तरीका तरह तरह के तरीकों से, क्योंकि गरीबी वहां बहुत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, तो बड़ा आसान, और पढ़ाई लिखाई लिटरेसी बहुत कम है, तो बड़ा आसान था वहां के लोगों को विन ओवर कर लेना जाति के नाम पे, पैसे के जरिए से, और उससे वोट लेते रहे। तो किसी को फिक्र नहीं थी वहां के विकास करने की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी जिम्मेदार है। तो जब वो अक्यूज कर रहे हैं तो जाहिर है कि अपने उन चीफ मिनिस्टर्स, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे कल्याण सिंह हो, राम प्रकाश गुप्ता हो, जितने भी लोग रहे हैं पास में उनके, और दो बार रहे हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि मुलायम सिंह या मायावती या कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स रहे। तो ये चीज नहीं भूलना चाहिए उन्हें। और ये तो इलेक्शन का टाइम है तो इसलिए दिखाएंगे ही। इनको भी अगर होश आया है यहाँ का तो और विकास क्यों नहीं 4.5 साल में हो गया पूर्वांचल में? खाली एक्सप्रेस वे से ही विकास थोड़ी ना होता है। तो ये तो इनको तब याद आया है जब ये वेस्टर्न यूपी में किसान आंदोलन शुरू हो गया, और किसान आंदोलन की वजह से उनको डर हो गया है कि वहां पे अब सीटें उतनी न मिल पाएंगी जो पिछली बार जिन्होंने स्वीप किया था इलेक्शन जिस तरह से। तो ये सारी चीजें देखिए पॉलिटिकल बातें होती हैं, और ये बड़ा नेचुरल इलेक्शन टाइम में इस तरीके की बातें कहते हैं। और आजकल की डेट में क्योंकि बीजेपी की रूलिंग पार्टी के पास बड़ा कंट्रोल है मीडिया पे, तो बात उन्हीं की आती है सामने, और जो सच्चाई है वो कई दफे कहीं पीछे छुप जाती। बिल्कुल। ब्रजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रेक का वक्त है, लेकिन हम उसके पहले इन तस्वीरों को फुल फ्रेम पर दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन है, जो कार्गो वायुसेना का जो प्लेन है, मालवाहक विमान है, वो टेक ऑफ कर रहा है। तो उन तस्वीरों को भी दिखाते रहते हैं और मैं ब्रजेश जी से बात भी करता रहूँगा इन तस्वीरों के साथ ही। ब्रजेश जी मैं आपसे समझना चाह रहा था कि क्या आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल से खड़े होने की वजह से पूर्वांचल के विकास में गति भी आई है जैसा कि दावा किया जा रहा है? अब जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने बनारस में तो काम कर रहे हैं, जहां वहां की खबरें लगातार हमारे पास आती भी रहती हैं कि अच्छा खासा बजट भी खर्च किया गया है। देखिए काम हो रहा है, काम पिछली सरकारों ने भी किया था, और लेकिन वो गति नहीं थी। वास्तव में पूर्वांचल के विकास की चिंता दशकों से पैदा हुई। पूर्वांचल विकास निधि का गठन किया गया,
लेकिन फिर भी विकास नहीं हुआ। विकास के लिए भारी धन की जरूरत थी, अब धन दिया जा रहा है, विकास हो रहा है, काम हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत करना होगा, थोड़े में नहीं हो सकता। पूर्वांचल पश्चिम बिल्कुल अलग दिखता है। आप जो ही आप बाराबंकी से आगे चलेंगे आपको दिखने लगेगा कि पूर्वांचल आ गया है। कारण क्या है कि वहां विकास की बहुत जरूरत है, बहुत करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि इसी तरह की गति बनाए रखी जाए। ऐसा नहीं है कि विकास है। अब कुछ ऐसे जिले हैं, चाहे आप आजमगढ़ चले जाइए, वहां कुछ काम हुए हैं, विकास की योजनाएं गई हैं, कुछ निर्माण हुए हैं। आप गोरखपुर देखिए, अयोध्या देखिए, फैजाबाद देखिए, बनारस देखिए, तो काम हो रहे हैं। लेकिन ये गति कब तक बनी रहती है, इस पर ध्यान देना होगा। बहुत काम करने की जरूरत है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, शरद जी बता रहे थे कि इतनी दूर नहीं ले जा सकता। मैं पिछले दिन गोसाईगंज गया था, लखनऊ के ही, किसानों के बीच में बैठा था। वास्तव में सब कुछ बदल चुका है, अब दुनिया बदल चुकी है। उन किसानों ने मुझे बताया कि वो सुबह पता करते हैं कि किस मंडी में क्या भाव है, उस हिसाब से वो निर्णय करते हैं कि उनको सामान कहां ले जाना है। अब सुबह 9 बजे तमाम आपको नेट में मालूम हो जाएगा कि कहां क्या भाव चल रहा है। तो उस हिसाब से इस सब की बहुत जरूरत है। यदि ऐसा नहीं, किसान जागरूक हो गया है, उसे अपना माल कहां बेचना है ये उसे तय करना है, इसलिए इसकी जरूरत है। और ये और इस तरह के निर्माण होते रहने चाहिए, वरना सबसे ज्यादा पीड़ित होगा किसान। उसका माल वहीं पड़ा रहता है, वहीं सड़ जाता है। और उत्तर प्रदेश में तो स्थिति बहुत दयनीय रही है। आलू यहां पर विधानसभा के सामने फेंक दिया गया था क्योंकि सड़ रहा था, कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं थी और लोग उसको लागत नहीं निकल रही थी, ये हालत थी। तो ये हालत फिर न पैदा हो, इसलिए जरूरी है कि ऐसी योजनाएं चले और सबका कल्याण हो, किसानों का विशेष रूप से कल्याण हो। बिल्कुल। इस समय आप वायुसेना का विमान उड़ते हुए देख रहे हैं और ये अब टेक ऑफ कर रहा है। आप अच्छी सड़कें हमेशा ऐसी बनी रहें तो बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको जो वादा किया जा रहा है। आप सबको पता है कि बारिश के बाद नेशनल हाईवे NHAI को लेकर नितिन गडकरी जी से लगातार सवाल किए जा रहे थे कि जिस सड़क पर अच्छे बहुत सारे गड्ढे हैं उसका टोल हम क्यों भरें। तो जाहिर सी बात है कि जिस जगह पर अभी विमान उतर रहे हैं ये सड़कें जस की तस बनी रहें, और हम टोल का अगर पैसा देते हैं तो टोल के पैसे के बाद भी हमें गड्ढे का सामना ना करना पड़े, ये सरकारों की जिम्मेदारी है और उन ठेकेदारों की भी जो इन एक्सप्रेसवे के ठेके लेते हैं। तो ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो मैं शरद जी से समझने की कोशिश करूंगा कि क्या वजह हुई कि अमेठी और रायबरेली को लेकर भी इसी तरीके से नहीं सोचा गया कि अपने इलाके में खूब सारा पैसा खर्च किया जाए। किसी सबसे बड़ी पार्टी के नेता को क्या मुश्किल होती है कि वो अपने इलाके में क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा काम कराए, जिस मामले में कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यूपी में जो VIP कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके हाल पे भी बात करेंगे इसी बहाने। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। 2014 में जब आप सबने, उत्तर प्रदेश ने, देश ने मुझे हमारे इस महान भारत भूमि की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने यूपी के विकास को यहां के MP के नाते
प्रधान सेवक के नाते मेरा कर्तव्य बनता था, मैंने उसकी बारीकियों में जाना शुरू किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है और इसी मसले पर पूर्वांचल के फोकस पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये गिना रहे थे कि पूर्वांचल के लिए उनकी सरकार और आदित्यनाथ योगी की सरकार मिलकर क्या क्या कर रहे हैं। तो इसी मसले पर हम सवाल इंडिया के में बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। सियासी घमासान भी मचा हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने शुरुआत की थी, उन्होंने एक प्रतीकात्मक आज उद्घाटन भी किया और साइकिल चलाकर उनकी पार्टी के लोगों ने। बहरहाल जो बड़ा सवाल है वो शरद जी मैं आपसे समझना चाह रहा था ब्रेक के पहले, और वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातचीत में पूर्वांचल बताने से नहीं चूकते हैं कि वो बनारस से हैं और ये रास्ता है पूर्वांचल का, वहाँ पर वो विकास कर रहे हैं। उनके विकास का बजट भी उन्होंने बढ़ाया हुआ है और दिखाते भी हैं उस बजट का काम किस तरीके से चल रहा है। तो ऐसा पिछली सरकार में जैसे कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी थे, उनको क्या मुश्किल थी कि वो इसी तरीके से अपने इलाके का इतना ही बड़ा विकास कर पाते, दिखा पाते कि देखिए उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए जब उनकी केंद्र में सरकार थी तो वो बहुत लंबी लकीर खींच पाए। शरद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, शरद जी को शायद ब्रिजेश जी, जो सवाल मैं शरद जी से कर रहा था वो सवाल आपसे ही भी है कि ऐसी क्या वजह हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आप पूर्वांचल में खड़े होकर ये बोल सकते हैं कि देखिए मैं डेवलपमेंट के या विकास के इतने सारे काम कर रहा हूं, तो ये बात राहुल गांधी या सोनिया गांधी इसी आत्मविश्वास के साथ क्यों नहीं कह पाते? क्या उन्होंने प्रचार प्रसार कम किया या उन्होंने विकास को लेकर उस तरीके से फोकस नहीं रखा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं? देखिए, योजनाएं बनाई गई, कुछ काम किए गए, लेकिन वो ऐसे नहीं थे जो दूरगामी असर दिखाते, वो वहीं पर ठप हो गए, बहुत से कारखाने बंद हो गए। विकास के लिए विकास का पर्याय सड़कें मानी जाती थी। रायबरेली में काफी कुछ काम इंदिरा जी ने किया था, इसीलिए वहां पर लोग उनको याद करते हैं, लोग उनकी विकास कार्यों को सराहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि अमेठी और रायबरेली ये वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी जरूर बन गई। वहां के लोग गर्व से कहने लगे मैं तो अमेठी का हूं, मैं तो रायबरेली का हूं, और इसी में संतुष्टि मिलने लगी। और ये संतुष्टि बहुत खतरनाक थी, जब तक अंत में वही विस्फोट हुआ। अब आप जाइए, अब मुझे जाने का मौका मिला है, लोग सवाल पूछते कि क्या किया, ये तो जवाब देना होगा ना। जब तक अपने क्षेत्र में ये काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अपने क्षेत्र में काम करना होगा। बिल्कुल, ये और इस बात की वानगी मैं अक्सर लोगों को देता रहता हूं कि अगर देश में किसी से सीखना है तो शायद शरद पवार की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बारामती, जहां पर थानों तक में एसी लगवाए गए हैं, क्योंकि वो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी हमेशा से रही। बहुत लंबे अरसे से शरद यादव उसे माफ करिए शरद पवार उसको संभाल रहे हैं। शरद जी, मैं आपसे ही समझना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री पूर्वांचल में जाके खड़े होकर ये बोल सकते हैं कि देखिए मैं विकास के लिए इतने पैसे खर्च कर रहा हूं, तो इसमें प्रचार प्रसार ज्यादा है, जमीनी हकीकत का मेल है कि नहीं है? और दूसरा ये कि ये काम अमेठी और रायबरेली से जो सांसद रहे हैं उन्होंने क्यों नहीं किया? उनके पास भी तो इतने ही बड़ा शक्ति थी, 10 साल थे उनके पास। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस एक तो वजह मुझे ये लगता है इसमें कोई शक नहीं। पहली बात तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि इवन रायबरेली का, हालांकि ब्रजेश वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने किया था काम वहां, उस जमाने के लिहाज से वो लगता था कि बहुत बड़ा काम है कि आईटीआई की फैक्ट्री लगा दी या कोई अस्पताल बनवा दिया, लेकिन उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी रायबरेली कंटिन्यूअसली जो है उन्हीं की परिवार के साथ रहा और वो रूल करती रही, सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही। लेकिन कहीं पे भी उस तरीके का विकास नहीं हुआ। आप लखनऊ से इलाहाबाद जाइए, रास्ते में रायबरेली पड़ता है, वहां से गुजरते में लगता नहीं है कि ये कभी कॉन्स्टिट्यूंसी प्राइम मिनिस्टर की रही है या इंडिया की फर्स्ट फैमिली की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका कारण कोई यही वजह हो सकती है जो ब्रजेश ने कहा कि लोग ये बैठ गए कि वोट तो मिल ही रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बड़ा, बहुत दुर्भाग्य। अमेठी में जब राजीव गांधी पहली दफा वहां से इलेक्ट हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं, सन 80-81 में, तो वो अमेठी बहुत ही
बिल्कुल ही रूरल, बहुत ही पिछड़ा हुआ रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। उन्होंने वहां सबसे पहला जो काम किया था, वहां पे राजीव गांधी के टाइम वहां काम इस तरीके का हुआ जो ग्रास रूट लेवल पर काम था कि सड़कें बनाई गई, बहुत सड़कें, जितना बढ़िया इंटरकनेक्शन है गांव-गांव में वो उस जमाने का ही है। उसी तरीके से नहरें बनाई गई, वहां नहरों का बहुत विस्तार हुआ क्योंकि लोगों के पास पानी का साधन नहीं था, सिंचाई का साधन नहीं था। तो वो जो वहां पे पूरी समझ लीजिए कि एक तरीके से जो ऊसर जमीन थी वो पूरी चेंज हो चुकी है। आज एग्रीकल्चरली बहुत रिच है, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया क्योंकि राजीव गांधी के टाइम में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रयास किया, इंडस्ट्रियल गौरीगंज में बहुत बड़ी एक इंडस्ट्रियल पॉकेट बनाई गई, जो इतनी भी थी, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहां आए, बाकायदा फंक्शंस हुए, लेकिन जितने भी प्राइवेट लोग आए थे उन्होंने जमीनें करा ली और जैसे ही राजीव गांधी ऊपर गए तो सबने जो है अपना कोई इन्वेस्टमेंट तो वहां से विड्रॉ कर लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ जो सरकारी यूनिट्स थी, चाहे वो HAL हो चाहे BHEL हो, जो कि बहुत अच्छी बड़ी यूनिट्स हैं जो आज भी बरकरार हैं, तो सरकारी यूनिट्स रह पाई। और एक जगदीशपुर में कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, वो भी बड़ी दिनों में के बाद जाकर के रिवाइव हो पाया, और वो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है एक बहुत बड़ी वहां पे। लेकिन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस तरीके का उनके टाइम में शुरू हुआ था, लगता था कि बस अब तो यहाँ पे विकास की लहर दौड़ जाएगी, वो राजीव गांधी की अनटाइमली डेथ की वजह से शायद नहीं फर्दर हुआ। तो ये कहना, और आज की डेट में जो डेवलपमेंट का स्केल है, जो एलोकेशंस हैं, वो बहुत फर्क हो चुके हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये जब ये पावर में थे तो बहुत कुछ और भी कर सकते थे। मेरा ये मानना है कि जो हुआ वो ठीक था, लेकिन बहुत कम था। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या भी जब वो इलेक्ट होके आए हैं पहली बार बनारस से 2014 में, तो 2-3 वर्ष तक वहां पे समझ लीजिए ना के बराबर कुछ हो रहा था। ये जब 19 का इलेक्शन की तैयारी होने लगी, वहां से विकास शुरू हुआ। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज बनारस का पूरा कायाकल्प हो चुका है, जो कि बहुत ही ऐसा शहर था जहां गंदगी बहुत थी, गलियां ही गलियां थी, चल नहीं सकते थे आप। वहां पे बहुत अच्छे स्केल पे डेवलपमेंट हुआ है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और अब जो ईस्टर्न यूपी को लेकर के भी देखिए, हमेशा चुनाव से चुनाव होता है, अब चुनाव पास आ रहा है तो फिर से विकास की लहर दौड़ाने का प्रयास किया जा रहा है और दिखने लगा। बिल्कुल, विकास। और एक चीज और भी वजह है, मजहब के नाम से तो बेहतर है या तो सरकारों के पास विकास के नाम पर चुनाव हो। बिल्कुल ठीक है शरद जी, मैं मानता हूं कि मजहब से बेहतर है कि विकास के नाम पे हम चर्चा करने के लिए बिल्कुल, अब वो वोट किसी नाम पे भी करें, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है, और शायद आप लोग भी इत्तेफाक रखें, वो ये कि अगर आपके नेता, आपकी विधानसभा या लोकसभा के नेता कि देश के किसी बड़े काम में लगे हुए हैं, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर VIP कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उसको इसका फायदा मिलना चाहिए कि उसके विकास काम में कोई बाधा ना हो और उसके विकास काम बिल्कुल इतनी तेजी से बढ़े, ताकि आपके अगर सांसद दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो देश की फिक्र कर रहे हैं, तो आपकी फिक्र करने के लिए उनका बजट कम से कम ज्यादा आया और उसकी सुध लेने के लिए लोग मौजूद रहें। ये एक तरीके से संदेश किसी भी VIP कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खड़े होकर पूर्वांचल में इसीलिए कह भी पा रहे थे कि उन्होंने बनारस में क्या क्या किया है या पूर्वांचल के लिए क्या क्या किया। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और ब्रजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है।